नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। लक्ष्मीकांत की तीसरी पार्ट है ये वीडियो फ्रेंड्स, ठीक है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देख रहे हैं और इस वाले पार्ट में हम लोग डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये चार अलग अलग चैप्टर्स है लक्ष्मीकांत की किताब में। चारों चैप्टर्स को डिटेल में देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बस ये बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि मैं बिल्कुल ये होप कर रहा हूँ कि आपने लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन या 5th एडिशन अपने पास खोल के सामने रख लिया होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझने के लिए। अगर वो आपके सामने खुला नहीं रखा है तो आपको शायद कुछ भी समझ में ना आए, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो देखिए, शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। एक एक लाइन में समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए किताब जरूर खोल कर रखिए अपने सामने। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स लाइक जरूर मार लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये करने में तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा। आप देखिए, 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मुद्दा सामने आया। हुआ ये कि एम एन रॉय करके, ये जो आपका कम्युनिस्ट मूवमेंट था इंडिया में, जो कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में था, तो उसके एक बहुत दिग्गज नेता थे एम एन रॉय। एम एन रॉय ने पहली बार 1934 में बोला कि भैया एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जानी चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाएगी। पर उस समय पे 1934 के समय पे किसी ने सुना नहीं। ये वो समय था कि जब लगभग आपका ये जो गांधी जी थे ना, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया था उन्होंने। तो उस समय के लगभग की बात है ये। फिर हुआ ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इस डिमांड को कब किया, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की 1935 में। 1935 में पहली बार ये डिमांड हुई थी। और 1938 में जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे आगे जाके फ्यूचर में, जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बनके कहा कि भैया ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना फ्री इंडिया का, इसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करेगी विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। ओके, मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको एडल्ट फ्रेंचाइज के तौर पे चुना गया हो। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब प्रॉपर वोटिंग डाल के चुना गया हो, जिसमें सारे एडल्ट्स ने वोटिंग डाली हो। और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आएगी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग हैं वो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। किसी बाहरी फोर्स का यहाँ पे किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होगा। बाहरी फोर्स कहने का मतलब ब्रिटेन ही है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये पहली बार कब बोला गया? 1938 में बोला गया जवाहरलाल नेहरू ने। तो तीन चीजें, 1934 में पहली बार बात हुई, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला और 1938 ने बोला कि किसी बाहरी पार्टी का हमको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। अब उस समय तो सुना नहीं गया, लेकिन हुआ ये क्या दोस्तों कि 1939 में छिड़ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ने के बाद जो इंडियन का पॉलिटिकल लैंडस्केप है बहुत तेजी से बदला। कैसे बदला? मैंने आपको बताया था कि 28 महीने का रूल था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर इलेक्शंस हुए थे, 1937 में मिनिस्ट्रीज बनी थी, 28 महीने तक मिनिस्ट्रीज ने राज किया। फिर भाई जंग छिड़ गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ब्रिटेन ने बिना किसी से डिस्कस किए इंडिया को पार्टी बना दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब जब इंडिया पार्टी बन गई सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो जितने भी इंडियन लीडर्स थे इंक्लूडिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, सबने बोला कि भैया हमसे बिना बात किए आपने हमको कैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टी बना दिया। तो हुआ ये रहा था कि ब्रिटेन एक तरफ जंग लड़ रहा था, ठीक है। और खास बात ये कि बीच में मुस्लिम लीग सपोर्ट करने लगा था ब्रिटेन को कि हाँ भाई हम इस वॉर एफर्ट में आपके साथ हैं, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। तो ब्रिटेन को समझ में आया कि भाई इस समय पे जब हम जंग लड़ रहे हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं, मलाइस के साइड पे हैं, तो हमें इंडियन लीडर्स की मदद की जरूरत है। तो उस इंडियन लीडर्स के मदद को पाने के लिए ये जो डिमांड रखी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि भाई हमें अपनी खुद की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए अपना संविधान बनाने के लिए, इस डिमांड को पार्शियली माना ब्रिटिशर्स ने अगस्त ऑफर में। और ये अगस्त ऑफर कब आया? 1940 में। देखिए, अगस्त ऑफर हो, चाहे क्रिप्स मिशन हो, चाहे कैबिनेट मिशन हो, इन तीनों पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो वे वीडियो जाके देखिए, क्योंकि यहाँ पे चूंकि लक्ष्मीकांत की किताब है तो सारे प्रोविजंस इनके यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगे, ठीक है। बस एक समझाने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहली बार अगस्त ऑफर 1940 के थ्रू ये बोला गया कि भाई आप कह लीजिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बनाएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब जंग खत्म हो जाएगी तब हम बनाएंगे। इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया अगस्त ऑफर में। उसके बाद 1942 में क्या हुआ कि 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे। ये क्या थे कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर थे। वो इंडिया आए एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ। और ड्राफ्ट प्रपोजल क्या था कि भैया जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में पूरा सपोर्ट करेंगे, एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाकर। और इस क्रिप्स प्रपोजल ने मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी ना कि भैया इंडिया को 2 भागों में बांट दिया जाए, इसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो ये चीज हुई थी दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 चीजें आपको समझ में आई, एक तो अगस्त ऑफर और एक क्रिप्स मिशन। और अगस्त ऑफर क्रिप्स मिशन का टारगेट ये था कि भैया हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दो, हम अपने लॉस खुद बनाएंगे। ब्रिटेन क्या कह रहा था? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाने दो तब हम आपको ये ताकत देंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भी कुछ ऐसी बातें हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान भी ब्रिटेन ने इंडिया को कुछ ऐसे आश्वासन दिए थे कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाएगा तो हम आपकी इन चीजों में मदद करेंगे। और फिर ब्रिटेन पलट गया था। इसीलिए जब ये वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस समय पे इंडियन लीडर्स के दिमाग में बात आ गई थी और खासकर गांधी जी के भी दिमाग में ये चीज थी कि जब तक हमको कुछ ना कुछ सॉलिड नहीं मिलता तब तक हम आपकी बात नहीं सुनेंगे।
फाइनली एंड में आया कैबिनेट मिशन 1946 में। प्रॉब्लम ये कि जब ये कैबिनेट मिशन 1946 में आया तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ साथ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ साथ इंडिया में इतने बवाल मचने लगे थे ना। पहली बात तो इंडियन नेशनल आर्मी ने बवाल मचा दिया था ईस्टर्न फ्रंटियर में, म्यांमार वगैरह में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक पहुंच गए थे। अगर आप इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में जानना चाहते हो, सुभाष चंद्र बोस जी के रोल के बारे में जानना चाहते हो, तो उस पर मैंने वीडियोस बना रखी है, आप मेरी हिस्ट्री प्लेलिस्ट में देखी जाके। तो वहां बवाल मचा हुआ था। तो सही में ब्रिटेन चाह रहा था कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के इनको थोड़े बहुत नियम कानून बनाने दो, क्योंकि यहाँ पे हालत काफी बिगड़ रही है। तो क्या बोला गया कि कैबिनेट मिशन भेजा गया इंडिया में, और इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, फिर इसमें थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स आपके क्रिप्स मिशन में भी थे, और एक थे एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में। ये कैबिनेट मिशन इंडिया पहुंचा 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को। इस कैबिनेट मिशन को यह पता था कि भाई मुस्लिम लीग की कुछ डिमांड्स को तो मानना पड़ेगा। अगर हम मुस्लिम लीग की डिमांड्स को नहीं मानेंगे तो जिस तरीके से क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, उस तरीके से आपका कैबिनेट मिशन भी फेल हो सकता है। तो इन्होंने एक बड़ा ही लूज सेंटर बना के एरिया को कुछ इस हिसाब से सेग्रीगेट किया। 2 ग्रुप्स बनाए, एक लूज सेंटर बनाया और उसके नीचे 2 ग्रुप्स बनाए। इन 2 ग्रुप्स में एरिया को कुछ इस हिसाब से सेग्रीगेट किया गया कि एक जगह आईएनसी राज में थी, एक जगह मुस्लिम लीग राज में थी, और लूज सेंटर है। तो मतलब प्रॉपर यहाँ पे पार्टीशन की बात नहीं हुई, बट एक लूज तरीके का सेंटर बना दिया गया। और कुछ समय के लिए ये जो कैबिनेट मिशन था ना, ये मुस्लिम लीग को और इंडियन नेशनल कांग्रेस को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो गया कि हाँ भाई इस कैबिनेट मिशन के अंदर हम लोग कुछ सरकार वरकार बनाने की कोशिश करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी ना नवंबर 1946 में, वो किसके प्रोविजंस के अंदर बनेगी? वो बनेगी कैबिनेट मिशन के प्रोविजंस के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब बात हुई कंपोजिशन, दूसरे पेयर पे आ जाते हैं कि भाई कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई होप फ्रेंड्स आपने किताब खोल रखी है सामने, जरूरी है। तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई नवंबर 1946 में। अब यहाँ पे अच्छा दोस्तों देखिए, इस समय पे काफी बवाल हो रखा था, काफी कुछ हो गया था बैकग्राउंड में, बहुत सारे कम्युनल राइट्स चल रहे थे, बहुत ही सारे। तो मुस्लिम लीग की डिमांड्स को यहाँ पे मानना मजबूरी हो गई थी। थोड़ा बहुत मजबूरी थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, और थोड़ी बहुत मजबूरी थी ये ब्रिटिश सरकार के लिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को भी इस समय तक ये समझ में आने लगा था कि भैया हमको इंडिया से निकलना ही है। ओके, हमको इंडिया से निकलना है। याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, क्लेमेंट एटली ने क्या डिक्लेरेशन किया था और कब किया था डिक्लेरेशन? तो क्लेमेंट एटली जी का डिक्लेरेशन आया था 20 फरवरी 1947 को कि हम 30 जून 1948 तक इंडिया को छोड़ देंगे। लेकिन जब ये कैबिनेट मिशन की प्रोसीडिंग्स चल रही थी ना, उस समय सबको पता चल चुका था कि भैया देश को आजादी मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैबिनेट मिशन के अंदर, भाई इसमें सीटें कितनी कितनी थी? तो ये कहा गया कि भाई टोटल जो स्ट्रेंथ होगी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो होगी 389। उस 389 में से 296 सीट्स दी जाएंगी ब्रिटिश इंडिया को, यानी वो प्रोविंसेस जो कि ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर में है, और प्रिंसली स्टेट्स को दी जाएंगी 93 सीटें। ओके, क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये एक चीज है। उसके आगे एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो भाई 296 ब्रिटिश इंडिया को जो सीट्स अलॉट की गई थी, उसमें 292 मेंबर्स को ड्रॉ किया जाएगा गवर्नर की 11 प्रोविंसेस के द्वारा। अब यहाँ पे बात आएगी ये प्रोविंसेस कौन कौन सी थी, तो ये मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, पंजाब, एनडब्ल्यूएफपी, सिंध, बंगाल, आसाम। ये आपने नोट्स एंड रेफरेंसेस में जाके देख लिया होगा आई होप। ये छोटी, और 4 होंगी 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जो कि हैं आपकी दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, पूर्व और बलूचिस्तान। तो क्या कहा गया भाई कि भैया जो 296 आपने ब्रिटिश इंडिया को दिया है, उस 296 को 2 भागों में सेग्रीगेट किया, एक 292 और एक 4। तो जो 296 सीटें आपके ब्रिटिश इंडिया वाली प्रोविंसेस को दी गई थी, उनको 2 भागों में सेग्रीगेट किया, एक 292 और एक 4। ये जो 4 थी, ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी उस टाइम पे। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस में कौन कौन सी थी? तो एक दिल्ली था, एक अजमेर मेरवरा था, एक पूर्व था और एक ब्रिटिश बलूचिस्तान था। और बाकी 292 11 प्रोविंसेस थी, जिसमें बॉम्बे, मद्रास, यूपी, बिहार, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। नोट्स एंड रेफरेंसेस में जाके देखिए लक्ष्मीकांत के, वहां पे लिखा होगा। तो कुछ इस तरीके की चीजें समझ में आई। और ये जो 389 थी ना फ्रेंड्स, ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की थी, यानी ये पार्टीशन से पहले ये सीटें अलॉट की गई थी, यानी पाकिस्तान का एरिया भी इसमें इंक्लूडेड था, इंडिया का एरिया भी इसमें इंक्लूडेड था। और ऑब्वियसली बात है, हम लोग ब्रिटिश बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, एनडब्ल्यूएफपी की बात कर रहे हैं, तो वो सब तो इस समय पाकिस्तान में है। उसके बाद भाई ये जो सीटों का अलॉटमेंट किया गया 389, जिसमें आपने 296 ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस को दे रखी है, 93 आपने प्रिंसिपल स्टेट्स। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ये ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स में क्या फर्क है। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स 1858 में जब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जब डिसॉल्व कर दिया गया था, उस समय पे
ब्रिटिश इंडिया के पास कुछ एरिया था जो ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्ट कंट्रोल में था, और कुछ ऐसे एरिया था जहां पे राजे रजवाड़े अभी भी रूल कर रहे थे, जो कि प्रिंसली स्टेट्स थे। तो प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि आप अपने इलाके में रूल कर सकते हैं, हम लैंड रेवेन्यू लेंगे। तो उनको वहां पे रूल करने की आजादी दे दी गई थी, तो वो प्रिंसली स्टेट्स अब तक रूल कर रहे थे। 1858 के बाद ब्रिटिश इंडिया ने एनेक्सेशन नहीं किया है टेरिटरीज का। ओके, तो ये चीज आपको अब तक समझ में है। अब बात ये आते हैं कि भैया ये जो आपने सीटें बांटी हैं ये किस हिसाब से बांटी गई? तो ऑब्वियस सी बात है, सीट्स वर एलोकेटेड इन प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से इन सीटों को बांटा गया, और कुछ इस तरीके से रखा गया कि एक सीट 10 लाख लोगों को करस्पॉन्ड करेगी। कुछ इस तरीके से जितना ज्यादा हो सका उस समय पे उतना ज्यादा रखा गया कि एक सीट 10 लाख लोगों को करस्पॉन्ड करेगी। फिर ये बोला गया भाई कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में सीट्स एलोकेटेड है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बात आ रही है सीट्स एलोकेटेड टू ब्रिटिश प्रोविंसेस, यानी इन 296 सीटों की बात हो रही है, ना कि इन 293 सीटों की। इन 296 सीटों की बात हो रही है, ना कि 93 सीटों की। तो ये बोला गया कि ये जो 296 सीटें हैं जो कि हमने ब्रिटिश प्रोविंसेस को दे रखी हैं, यहाँ पे जो भी सीटें अलॉट होंगी वो 3 कम्युनिटीज में अलॉट होंगी। एक कम्युनिटी होगी मुस्लिम, एक कम्युनिटी होगी सिख, और एक कम्युनिटी होगी जनरल। ठीक है, तो मुस्लिम से मुस्लिम होंगे, सिख में सिख होंगे, जनरल अलग होगी। अब बात ये आई कि इन मुस्लिम्स को, इन सिख्स को और इन जनरल को चुना कैसे जाएगा? तो हर कम्युनिटी के लोगों को, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जनरल, जनरल को एक माना गया, तो जनरल में जैन भी थे भाई, बाकी कम्युनिटीज भी थी, आपकी पारसीज थे, बहुत सारे अलग अलग लोग थे। तो अब देखिए, मुस्लिम सीटों पे जो वोट डाले जाएंगे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे वही इन मुस्लिम सीटों के लिए वोट करेंगे। यानी देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब लोग जो बैठ रहे थे उन लोगों का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग बैठे उनको चुनने के लिए आबादी ने, आवाम ने वोट नहीं किया है, हमारे देश के लोगों ने वोट नहीं किया, उनको चुनने के लिए जो अलग अलग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनके मेंबर्स ने वोट किया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मुस्लिम्स बैठेंगे उनके लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मुस्लिम्स है वो वोट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सिख्स बैठेंगे उनके लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सिख्स हैं वो वोट करेंगे। और जनरल वाला, ये तो ग्रुप ही अलग हो गया, तो बाकी सब लोग इस जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए वोट करेंगे। ये वोट होगा बाय द मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहां कहां इस्तेमाल होता है दोस्तों? ये हमारे देश में इस्तेमाल होता है प्रेसिडेंट के चुनाव में। प्रेसिडेंट के चुनाव की वीडियो को जाके देखिए दोस्तों, वहां पे आपको बहुत अलग चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, एक सवाल है आपसे, क्या प्रेसिडेंट के अलावा ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या किसी और डिग्निटरी के भी चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है? ये मेरा सवाल है आपको, जाके इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मुस्लिम, सिख और जनरल कम्युनिटी के लोग बैठे थे उनको कैसे चुना गया। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये तो बात की हमने ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस में जो सीटें अलॉट की गई थी उनकी। ये 93 सीटों पे कैसे बात हो जाएगी भाई? ये जो 93 सीटें ना जो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की गई थी, यहाँ पे कैसे इलेक्शन होगा? तो भैया देखो, प्रिंसली स्टेट्स क्या है ना, देखो दोस्तों, प्रिंसली स्टेट्स राज कर रहे थे अपने इलाके में, उनको क्या फर्क पड़ता है कि भाई लोग अच्छे हैं कैसे नहीं है? उनकी तानाशाही चल रही थी और ब्रिटिशर्स ने उनकी तानाशाही में कभी इंटरफेयर नहीं किया। वो लोगों को कितना परेशान कर रहे हैं, क्या लग्जरी कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं था ब्रिटेन को उससे। लेकिन अब इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाना था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोचा कि फालतू में प्रिंसली स्टेट्स को परेशान करके या अभी इनसे पंगा लेने का कोई मतलब नहीं है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोचा कि भाई ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ना प्रिंसली स्टेट्स के, यानी ये 93 सीटें जो कि प्रिंसली स्टेट से आनी है, ये जो प्रिंसली स्टेट्स के भाई राजा है ना, जो हेड्स हैं प्रिंसली स्टेट्स के, ये हेड ही नॉमिनेट कर देंगे जिनको, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन जाएंगे। समझ गए दोस्तों बात को? यानी प्रिंसली स्टेट्स के जो हेड होंगे, जो वहां के राजे होंगे, वो राजा नॉमिनेट करेगा कि भाई हमारे प्रिंसली स्टेट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का इलेक्शन नहीं हुआ, जो राजा था उसी राजा को ताकत दे दी गई, क्योंकि उस समय पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है, आगे जब संविधान बनेगा, नियम कानून बनेंगे, तब वोटिंग की बात करेंगे। अभी तो वैसे ही देश को आजादी मिलने में इतना बवाल हो रहा है, हर जगह कम्युनल राइट्स चल रहे हैं, तो अब इन प्रिंसली स्टेट्स के राजों से भी कौन पंगा ले? तो इसलिए इनसे बोल दिया गया कि भाई अपना रिप्रेजेंटेटिव आप खुद ही भेज दो। तो अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आपको एक चीज समझ में आती है कि भैया आधा इसको इलेक्ट किया गया था, आधा नॉमिनेट किया गया था। नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन थे कि भाई जो प्रिंसली स्टेट्स जो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज देंगे वो हो जाएगा नॉमिनेटेड, और भाई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनेगी वोट डाल के, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, तो उसमें आपके हो जाएंगे पार्टली इलेक्टेड। ओके दोस्तों, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो इलेक्शन हो रहा था ना, वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग बैठे थे उनके लिए जो वोट डाले गए थे, वो वोट पूरी देश की जनता ने थोड़ी ना डाले थे दोस्तों। आपको मैंने पहले ही बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जिन जिन लोगों को भी वोट डालने की
आजादी दी गई थी, ताकत दी गई थी, उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे, जैसे कि इतना टैक्स भरें, उनके पास कम से कम इतनी प्रॉपर्टी हो, कम से कम इतने पढ़े लिखे हो, तब वो वोट डाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर जितने लोगों को वोट डालने की आजादी थी वो बहुत कम थे, लमसम 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। उन्होंने चुना था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को, और वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुन रहे थे। लेकिन उस समय पे ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे हम लोग के पास। हम लोग भाई आजादी चाह रहे थे, और चाह रहे थे कि एक ऐसा संविधान बन जाए जो सारे क्लासेस का ध्यान रखे, और इसलिए आगे बढ़े, जो कि जरूरी भी था। तो भाई देखिए, जुलाई से अगस्त में 1946 इन द आप कह सकते हैं कि जुलाई टू अगस्त 1946 में भाई ये इलेक्शंस कंडक्ट हुए पूरे इंडिया भर में। जब ये इलेक्शंस कंडक्ट हुए, एंड में किसने कितने कितने वोट जीते, तो आप कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिली 73 सीट्स, और बाकी छोटे मोटी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको 15 सीटें मिली। तो कितनी हो गई है? 208 प्लस 73 हो गया 281, और 281 प्लस 15 हो गया 296। तो ये जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को जो सीटें अलॉटेड थी वो 296 आ गई। 93 प्रिंसली स्टेट्स वाली चीजों का क्या हुआ? देखिए फ्रेंड्स, ये जो 93 सीट्स थी ना, जो प्रिंसली स्टेट्स को अलोकेटेड थी, कोई आया ही नहीं सीटों पे। यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स के राजा थे, इन्होंने अपने किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को भेजा नहीं। उनका सीधा सीधा मतलब था कि भैया हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कोई मतलब ही नहीं। क्यों उनको मतलब नहीं? क्योंकि भाई वो तो अपने इलाके में राज कर रहे हैं ना। मैंने आपको बताया ना कि आपको एक छोटे से टाउन का भी अगर राजा बना दिया जाएगा तो आप बोलोगे कि भैया मैं तो राज करूंगा, मुझे नहीं मतलब है डेमोक्रेसी से, आजादी से, लोगों से, मुझे तो अपनी गद्दी से मतलब है। तो इन प्रिंसली स्टेट्स को लगा कि कहां इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लफड़े में पड़ेंगे, इसके लफड़े में पड़ जाएंगे, हमारी पावर्स चली जाएंगी। इसलिए शुरू में तो इन 93 प्रिंसली स्टेट से कोई आया ही नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। तो भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इन्हीं 296 मेंबर्स से काम करना शुरू किया। अच्छा, एक बात खास बात है फ्रेंड्स कि मुस्लिम्स और सिख्स को रिप्रेजेंटेशन मिला था, बाकी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं था। लेकिन आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाई पारसी भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, एससी, एसटी, वुमेन, हर सेक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिली थी। उस समय पे फ्रीडम मूवमेंट से एसोसिएटेड सारे दिग्गज जो बड़े नेता थे, केवल महात्मा गांधी जी नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी को कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आना ही नहीं था। उनको राजपाट से कोई मतलब ही नहीं था। वो एक ऐसे आदमी थे जो जेन्युइनली इंडिया की आजादी चाहते थे। और आपको एक बात बता दूं, 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था ना, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का काम था आजादी दिलाना। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस को खत्म कर देंगे, जो दिग्गज नेता है वो राजपाट में कैसे आएंगे? तो अब इसी बात वो नहीं किया गया। तो महात्मा गांधी जी एक ऐसे इंसान थे जिनको सच में आजादी चाहिए थी और कुछ नहीं चाहिए था। खैर, उसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। जो पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो होगी आपके 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में। और इसमें असेंबली के इंटरिम प्रेसिडेंट या कह सकते हैं कि टेम्पररी प्रेसिडेंट होंगे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब हम शुरू करेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इस बीच में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, थोड़ा अलग हटके दोस्तों। जब जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शंस चल रहे थे ना, जब अगस्त का समय आया, तो उस समय पे अगस्त के शुरुआत के 10 दिन में ये लगने लगा था कि भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस तगड़े से जीतने वाली है, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने क्या किया था कि एक बहुत ही लूज सेंटर बनाया था, ठीक है, बहुत ही कमजोर सेंटर बनाया था, और 2 भागों में बांटा था। एक भाग में ऑब्वियस सी बात है मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे, जहां पे मुस्लिम लीग की बादशाहत होगी, एक में आप कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बादशाहत थी। ये 2 एरियाज को बनाए थे। तो मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन पे तैयार हो गई थी, क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि हमको एक ऐसा इलाका मिल जाएगा जहां केवल हमारी चलेगी। लेकिन जब कांग्रेस जीत रही थी ना दोस्तों, तो उस समय पे इस तरीके की आवाजें उठने लगी कांग्रेस के अंदर से। एक दो बार जवाहरलाल नेहरू जी ने भी स्टेटमेंट दिया कि जब हम जीत जाएंगे और जब हमारे पास मेजोरिटी होगी, तो हम इस लूज सेंटर को एक स्ट्रॉन्ग सेंटर में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो प्रोविंसेस को, 2 अलग अलग प्रोविंसेस को जो ताकतें दी जाएंगी, ये ताकतें हम छीनेंगे और हम सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, देश को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। जब इस तरीके के डिक्लेरेशन आने लगे ना, और जब मुस्लिम लीग को ये लगने लगा कि वो ज्यादा वोट नहीं पा पाएगी इलेक्शंस में, तब हुआ ये दोस्तों कि भैया 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया गया। और डायरेक्ट एक्शन डे जब डिक्लेयर किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, भैया गदर मच गया। इतनी मार काटी हुई, इतने लोग मरे एक दिन के अंदर, बवाल समझ गया। और तब से जो कम्युनल राइट्स ने जोर पकड़ा ना, ये कम्युनल राइट्स रुके ही नहीं। पर चलिए वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखते हैं। कम्युनल राइट्स तो अपना एक अलग ही मुद्दा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया जो पहली मीटिंग हुई वही 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इस मीटिंग को मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि इस समय तक मुस्लिम लीग सीधे सीधे बोल रही थी, डायरेक्ट एक्शन कर ही चुकी थी कि भैया हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, हमें ये लूज सेंटर वाले सिस्टम में रहना ही नहीं है। सीधे सीधे उन्होंने बोल दिया। तो जब वो आए नहीं, तो इस असेंबली की मीटिंग को कितने लोगों ने अटेंड किया? 211 मेंबर्स ने इस असेंबली की मीटिंग को अटेंड किया। इससे पहले मैंने आपको बताया ना कि भैया
73 सीटें तो मुस्लिम लीग ने जीती थी, 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी, तो ये 208 और 3 और कोई, तो टोटल 211 लोगों ने इस पहली मीट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अटेंड किया। ठीक है, और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सच्चिदानंद सिन्हा थे सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। एक फ्रेंच प्रैक्टिस थी, फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग कहा जाता है जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर हो उसको आप वो कर थोड़ी देर के लिए टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाते हैं। आज की डेट में भी जो ओल्डेस्ट मेंबर होता है लोकसभा में उसको आप प्रोटेम स्पीकर बना देते हो, अगर वो ओथ दिलाने लायक है फ्लोर पे आके। तो अब देखिए, बाद में सच्चिदानंद सिन्हा जी के बाद प्रेसिडेंट कौन बना असेंबली का, तो वो बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेंगे असेंबली के, तो दो लोग वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, एक एचसी मुखर्जी होंगे और वीटी कृष्णमाचारी होंगे। तो असेंबली के दो वाइस प्रेसिडेंट थे, एक प्रेसिडेंट थे, पहले बने सच्चिदानंद सिन्हा, बाद में बने राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे एक चीज सामने आएगी, देखिए पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर को और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू पेश करेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में वो ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं जिस हिसाब से हमारे नए देश को गवर्न किया जाएगा, चलाया जाएगा। फंडामेंटल्स फिलॉसफी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में होगा, और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में मॉडिफाई करके क्या बनाया गया, बाद में मॉडिफाई करके इसको बनाया गया प्रेम्बल। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं। आप किताब में देखिए दोस्तों, आपको ज्यादा क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कह रही है कि इंडिया को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाया जाएगा, सोवरेन रिपब्लिक बनाया जाएगा। इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक क्या कि आजाद है, सोवरेन मतलब किसी फॉरेन पावर का इंटरफेरेंस नहीं है, और रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट किया जाएगा। और ये बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इंडिया के फ्यूचर गवर्नेंस के लिए अपना संविधान बनाएगी। फिर इसमें जो दूसरा पॉइंट है उस दूसरे पॉइंट को भी आप पढ़िए, मैं आपको पॉइंट वाइज इसका मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर होती जाए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अभी जो टेरिटरीज ब्रिटिश इंडिया में है, फिर आगे वो टेरिटरीज जो इंडियन स्टेट्स का पार्ट बनेंगी, फिर ऐसी कोई टेरिटरी जो इंडिया किसी बाहर आउटसाइड कंट्री से लेता है, ऐसी कोई टेरिटरी, या फिर ऐसा कोई स्टेट्स जो बाहर का है, किसी दूसरे देश का है, या अपने आप से इंडिया में मिलना चाहता है, तो वो इंडिपेंडेंट सोवरेन इंडिया में मिल सकता है, और जो इंडिया बनेगा दैट विल बी अ यूनियन ऑफ देम ऑल। देखिए यहाँ पे दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा घुसिएगा मत, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो लाइंस है उनको बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है, और बस इस जो सेकंड पॉइंट में बस इतना बोला जा रहा है कि जितनी टेरिटरी हमारे पास अभी है और जितनी टेरिटरी बाद में हमारे पास किसी बाहर की जगह से आती है, उन सबको इनकॉर्पोरेट करके हम अपना एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाएंगे। क्योंकि दिसंबर 1946 चल रहा है, ठीक है, पार्टीशन अभी तक हुआ नहीं है, तो अभी कुछ पता नहीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर्स को कितनी टेरिटरी होगी कितनी टेरिटरी नहीं होगी, इसीलिए इस तरीके की वर्डिंग्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। फिर आगे आने वाले समय में कौन सा देश या फिर कौन से देश का कौन सा भाग हमसे मिलेगा हमें पता नहीं है, तो इस तरीके के लिए इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया कि जो अभी के लिए हमारी टेरिटरी है और फ्यूचर में बाहर से जो हमारे पास टेरिटरी आ रही है हम सबको उसको मिला के एक यूनियन बनाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। तीसरा पॉइंट बोलता है वेयर इन द सेट टेरिटरीज वेदर विद देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज or with such others as may be determined by the Constituent Assembly and thereafter according to the law of the Constitution shall possess and retain the status of autonomous units together with residuary powers and exercise all powers and functions of government and administration save and except such powers and functions as are vested in or assigned to the Union or as are inherent or implied in the Union or resulting therefrom। बड़ी खतरनाक सी लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज है, ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है दोस्तों कि अभी जितनी भी हमारे पास टेरिटरी है उस टेरिटरी की जो भी हमारे पास बाउंड्री है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रॉपर डिबेट्स होंगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के बाद जिस हिसाब से भी डिसाइड किया जाएगा उस हिसाब से इन बाउंड्रीज को हम लोग रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और रीऑर्गेनाइज करने के बाद जो यूनिट्स बनेंगे, जो स्टेट्स बनेंगे इंडिया में, जो प्रोविंसेस बनेंगे, वो अपने आप में ऑटोनॉमस यूनिट्स होंगी। ऑटोनॉमस यूनिट्स कहने का मतलब कि उनको राज करने के लिए एप्रोप्रिएट पावर्स दी जाएंगी, और वो पावर्स इस अकॉर्डिंग होंगी कि ये राज करते वक्त यूनियन की पावर या सेंटर की किसी भी पावर के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेंगी। कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट होने के बाद इंडिया का जो बाउंड्री और टेरिटोरियल स्केप है उसके रीऑर्गेनाइजेशन पे डिसाइड किया जाएगा। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो छोटी छोटी अंदर यूनिट्स बनेंगी उनको ऑटोनॉमस होने का हक दिया जाएगा, वो अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बना सकती हैं, काम कर सकती हैं संविधान की परिभाषा के अंदर, और वो कुछ इस तरीके से काम करेंगे कि यूनियन की पावर्स के साथ, सेंटर की पावर के साथ वो इंटरफियर नहीं करेंगी। बस ये कहा जा रहा है तीसरे पैराग्राफ में, जो एक खतरनाक सी लीगल लैंग्वेज लिख रखी है और कुछ नहीं है। फिर चौथा पॉइंट ये बोलता है कि भैया जितना भी हमारे संविधान के अंदर पावर है, जो भी स्टेट की पावर होगी, इंडिपेंडेंट इंडिया की पावर होगी, इसकी जो अलग अलग एजेंसीज होंगी उनकी पावर होगी, वो डिराइव होती है किससे? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों से वो डिराइव होगी। फिर पांचवा जो है, पांचवे वाले पॉइंट में लिख रखा है भैया कि जस्टिस दिया जाएगा, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी बिफोर द लॉ, ये सब चीजें देखिए फ्रेंड्स प्रियम्बल में भी है। अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा हो
वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रेम्बल में नहीं है, ज्यादातर है। फिर कहा गया कि फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। काफी सारी चीजें ये प्रेम्बल में लिखी हुई है। इसके बाद प्रेम्बल को जाके पढ़िए। छठा पॉइंट क्या बोलता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, कि जितनी दबी कुचली कम्युनिटीज है उनको भी हम मदद करेंगे, उनको नीचे नहीं दबने देंगे। तो माइनॉरिटीज को ऊपर आने का मौका दिया जाएगा, बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज के लोगों को ऊपर आने का मौका दिया जाएगा, डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को ऊपर आने का मौका दिया जाएगा, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को ऊपर आने का मौका दिया जाएगा। ये जो कम्युनिटीज हैं जो कि सालों से दबी कुचली हैं, इनको और नहीं दबना होगा, इनको ऊपर आने का मौका दिया जाएगा। ठीक है। फिर कहा जाता है, सातवां पॉइंट देख सकते हैं कि सेवंथ पॉइंट क्या बोल रहा है, where shall be maintain the integrity of the territory of the republic and the sovereign rights on land, sea and air according to justice। यानी कि हमारा जो जमीन है, हमारी जो हवा है, हमारा जो समुंदर है, सब पे हमारा राज होगा। ठीक है, हमारी खुद की इंटीग्रिटी होगी, हमारी सोवरेनिटी को कोई भी वॉयलेट नहीं कर सकता। और लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन के हिसाब से, जो कुछ भी सिविलाइज्ड नेशंस रहे हैं, डेमोक्रेटिक नेशंस रहे हैं, उनके लॉ के हिसाब से हम लोग राज करेंगे। तो ये सब चीजें बोल रखी हैं फ्रेंड्स। आठवां पॉइंट भी आप पढ़ सकते हो, बहुत आसान सा है, कुछ खास नहीं है इसमें। ये जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सामने रखा गया ना फ्रेंड्स, इसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया गया। यूनानिमसली का मतलब है किसी ने भी इसके अगेंस्ट कोई पॉइंट नहीं उठाया। जनवरी 22, 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया, जनवरी 22, 1947। और ये इस रेजोल्यूशन के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप किया जाएगा। इस रेजोल्यूशन को मॉडिफाई करके हमारा प्रेम्बल लिखा गया। जब आप प्रेम्बल को देखोगे दोस्तों, काफी हद तक आपको इसी के जो आधार है वो आपको प्रेम्बल में नजर आएंगे। आगे बात करते हैं चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। भाई इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, आप इसको माउंटबेटन प्लान भी बोल सकते हो। ठीक है। अब हो ये रहा था दोस्तों कि भैया तरखाट मचा हुआ था, सबको पता चल गया था कि पार्टीशन होने वाला है, इंडिया पाकिस्तान बंटने वाले हैं। इंडिपेंडेंस एक्ट आया, इंडिपेंडेंस एक्ट ने बोल दिया कि पाकिस्तान अलग होगा, इंडिया अलग होगा, और बाकी जो स्टेट्स हैं वो या तो अलग रह सकते हैं या इंडिया पाकिस्तान में मिल सकते हैं। तो धीरे धीरे करके वो प्रिंसली स्टेट्स जो कि पहले आके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्होंने नहीं ज्वाइन की थी, अब वो धीरे धीरे आके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने लगे। ठीक है, धीरे धीरे आ रहे थे भाई। माउंटबेटन प्लान को 3 जून 1947 को इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया था। ये कहा जा चुका था, ये तय हो चुका था कि भाई देश का विभाजन होगा धर्म के आधार पर। तो जो डोमिनियंस, जो प्रिंसली स्टेट्स जाके मुस्लिम लीग से मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, वो वहां जा सकते हैं। जो इंडिया से मिलना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में 3 मेन चेंजेस किए गए फ्रॉम द इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली। और अब जब ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू ये चेंजेस किए जाएंगे, उस समय पे जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, जो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, वो एक बार के लिए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? क्योंकि भाई उनकी जो डिमांड थी पार्टीशन की, वो तो पूरी हो ही चुकी थी। उनको ये पता था कि भैया अब देश आजाद हो चुका है, हमें हमारा पाकिस्तान मिल चुका है। पहला चेंज क्या है? पहला चेंज ये बोलता है असेंबली टू बी अ फुल्ली सोवरेन बॉडी। यानी कि ये जो असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो भारत का संविधान बनाएगी, और ऑब्वियसली बात है कि उस भारत में पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान वाला इलाका अलग हो जाएगा। तो ये असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये भारत का जो संविधान बनाएगी, कंप्लीट सॉवरेन बॉडी की तरह काम करेगी। इसमें किसी भी एक्सटर्नल बॉडी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्योंकि जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उस समय पर भारत आजाद नहीं हुआ था। जैसे ही ब्रिटेन ने कहा 20 फरवरी 1947 में कमेंट एटली ने डिक्लेयर किया कि भैया हमको 30 जून 1948 तक इंडिया से बाहर निकल जाना है, माउंटबेटन प्लान आ गया। उसके बाद सीधे सीधे इस असेंबली को एक सोवरेन बॉडी डिक्लेयर किया गया। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सोवरेन बॉडी डिक्लेयर किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद। वैसे तो वो सोवरेन की तरह ही काम कर रही थी, ठीक है, बट फॉर्मली सोवरेन ये हो गई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के पास। तो यानी कि अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ब्रिटेन से रिलेटेड किसी भी लॉ को रद्द मान सकता है इंडियन टेरिटरी में। फिर कहा गया भैया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये ओरिजिनली बनाई किस लिए गई थी? ये ओरिजिनली इसलिए बनाई गई थी कि ये भारत के संविधान को बना सके, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। लेकिन अब कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करेगी। यानी कि इसके 2 अलग अलग फंक्शंस होंगे। एक फंक्शन तो ये होगा कि भैया ये संविधान बनाएगी, दूसरा फंक्शन ये होगा कि ये ऑर्डिनरी लॉज भी बनाएगी कंट्री के, जिन लॉज के हिसाब से कंट्री को चलाया जाएगा। और इन दोनों टास्क को करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग अलग दिन पे मिलेगी। तो भाई एक दिन जब ये मिलेगी, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना होगा तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात होगी। दूसरे दिन जब मिलेगी तो तब इसको ऑर्डिनरी लॉज बनाना है तो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज बनाने की बात होगी। तो जब लॉज बनाने की बात होगी तो उसको क्या बोला जाएगा? डोमिनियन लेजिस्लेचर बोला जाएगा। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह मिलेगी, जब यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान बनाने वाली बॉडी की तरह मिलेगी, तो जो इसके आपके कह सकते हैं कि चेयरमैन होंगे वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलेगी, यानी कि जब ये ऑर्डिनरी लॉज बनाएगी कंट्री के, तब इसके चेयरमैन कौन होंगे? तब इसके चेयरमैन होंगे जीवी
मावलंकर। पहली बार 17 नवंबर 1947, 17 नवंबर 1947 को ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये एक डोमिनियन लेजिस्लेचर की तरह मिलेगी और उसी दिन जीवी मावलंकर जी को इसका स्पीकर या फिर आप कह सकते हैं कि चेयरमैन चुना गया था। और इन दो कैपेसिटीज में ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो काम करती रहेगी कब तक? 26 नवंबर 1949 तक, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर पड़े थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनने का टास्क खत्म हो चुका था। हालांकि हमारा जो गणतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी 1950 है, लेकिन 26 नवंबर 1949 के सिग्नेचर हो गए थे। आप प्रेम्बल देखोगे तो उसमें डेट लिखी है 26 नवंबर 1949। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज बात करते हैं कि भैया ये बोल दिया गया कि वो इलाके जो कि अब पाकिस्तान में इंक्लूड हो गए हैं, पाकिस्तान में इंक्लूड करने वाले इलाके कौन कौन से थे दोस्तों? तो भैया वेस्ट पंजाब आपका पाकिस्तान में चला गया था, ईस्ट बंगाल आपका पाकिस्तान में चला गया था, NWFP यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जहां पे रेड शर्ट सेक्टर्स एक्टिव थे, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। इनके लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, गांधी जी के वो बहुत बड़े भक्त थे, नॉन वायलेंस सिद्धांत के वो फॉलोवर थे। ठीक है, वो उस इलाके में एक्टिव थे, तो ये इलाका भी चला गया पाकिस्तान में। फिर सिंध का इलाका, बलूचिस्तान का इलाका, आसाम की एक डिस्ट्रिक्ट थी सिलहेट डिस्ट्रिक्ट, ये भी भाई आपकी चली गई पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। और अब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हो गई, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, जब शुरू में टोटल मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की निकाली गई थी वो थी 389, जिसमें इंडिया के इलाके भी थे और पाकिस्तान के भी इलाके थे। अब जब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग होगी तो 90 सीटों को हटा दिया जाएगा और अब कितनी बचेंगे? अब बचेंगे 299। ठीक है दोस्तों, अब जब बात की जाएगी 299 टोटल सीटें, तो जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थी जो कि पहले थी 296, वो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस हो जाएंगी 229, और जो प्रिंसली स्टेट्स की जो सीटें थी 93, वो अब हो जाएंगी 70। टेबल 2.4 जाके देख लीजिए, आपको चीजें पता चल जाएंगी। देखिए, मैं ये जो बहुत सारी ट्रिकी चीजें हैं दोस्तों, उसको आसान करके आपको बता रहा हूँ। लक्ष्मीकांत का मुद्दा मेरा कराने का यही है कि भैया चीजों को आसान करके मैं आपको समझाता हूँ, बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हो, समझना आपको खुद ही है। क्योंकि लीगल लैंग्वेज है लक्ष्मीकांत में, तो लीगल लैंग्वेज को समझने में परेशानी होती है, तो मेरा बस यहाँ पे यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको चीजों को समझा दूं। अब बहुत आसान सी चीजें आती है फ्रेंड्स। कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस इस असेंबली ने परफॉर्म किए थे। असेंबली ऑर्डिनरी लॉज भी बना रही थी, असेंबली भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन को भी बना रही थी। इसी असेंबली ने 4-5 काम और किए। असेंबली ने बोला कि भाई हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बने रहेंगे। तो कॉमनवेल्थ का भैया हेड कौन था? तो वो थे ब्रिटेन के राजा। तो हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बने रहेंगे। ये डिसाइड कब किया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? मई 1949। ठीक है, उसके बाद इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया। क्या इसने 1947 22 जुलाई को अडॉप्ट किया हमारा नेशनल फ्लैग। नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया? ये अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 को। फिर हम बात करते हैं नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया, तो वो अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 को। हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट कौन बने और कब बने? तो 24 जनवरी 1950 को देश के पहले प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने इलेक्ट किया उनको? ऑब्वियस सी बात है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको इलेक्ट किया। इस संविधान को बनाने में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना समय लगा? आप कह सकते हो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में लगे। ये सब कुछ आपका लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, हल्का फुल्का आप अपने हिसाब से हाइलाइटर चला के आगे बढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, टोटल खर्चा आया 64 लाख रुपए का। भाई लंबा समय लग गया इसको बनाने में। 24 जनवरी 1950 जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट चुना गया, उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन था। ओके दोस्तों, उसके बाद भी आप कह सकते हो कि एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट इसने काम किया। 26 जनवरी 1950 के बाद भी इसने प्रोविजनल पार्लियामेंट काम किया, जब तक नई पार्लियामेंट नहीं बन गई। अब सवाल उठता है भैया कि ये नई पार्लियामेंट का क्या चक्कर? नई पार्लियामेंट का चक्कर यह है कि देखिए चुनाव हुए और पहली इलेक्टेड पार्लियामेंट बनी मई 1952 में। तो मई 1952 में बनेगी पहली पार्लियामेंट। तो मई 1952 तक कुछ तो होना चाहिए ना राज करने के लिए। तो क्या था? तो वो था प्रोविजनल पार्लियामेंट। यानी 17 अप्रैल 1952 तक ये प्रोविजनल पार्लियामेंट रहेगी। तो कब से कब तक दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को फाइनल सेशन था। तो भैया 24 जनवरी 1950 से लेके कब तक? 17 अप्रैल 1952 तक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम किया। और नई पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद चुन के आएगी मई 1952 में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री होंगे हमारे प्यारे नेहरू जी। तो इतनी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई हो दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ, नेशनल एंथम कब अडॉप्ट हुई, नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट हुआ, किस दिन पे हमारे पहले राष्ट्रपति चुने गए। ये सब छोटे छोटे जो सवाल बनते हैं ना आपके छोटे छोटे एग्जामों में, पीसीएस को छोटा एग्जाम तो नहीं, एक दो
वन सिंगल नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, एसएससी में आ जाते हैं, रेलवेज में आ जाते हैं, वहां पे इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो इसलिए पूरी डिटेल में मैं चीजें आपके साथ कवर कर रहा हूँ। फिर हम बात करते हैं भैया कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनने के समय में बहुत अलग अलग टास्क थे। उन अलग अलग टास्कों को करने के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज थी, कुछ माइनर कमिटीज थी। तो भैया चार जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है वो मैंने यहाँ लिख दी है। यूनियन पावर्स कमेटी, चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये तो आप गेस कर सकते हैं, सरदार पटेल जी। और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी, इसमें कितने मेंबर्स है ये भी हम बात करेंगे। अच्छा, आप लक्ष्मीकांत की किताब में देखेंगे तो आप आगे देखोगे फ्रेंड्स, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके सरदार पटेल जी थे। तो और भी सारी कमिटीज लिखी हुई है दोस्तों, उनको एक बार देख लीजिए। अब ये सब चीजें तो समझाने वाली है नहीं, तो इनमें मैं क्या ही बताऊं आपको। माइनर कमिटीज भी आगे लिखी हुई है, जैसे कि क्रेडेंशियल्स कमेटी के हेड थे आपके अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ये सवाल इस तरीके के पूछे जाने वाले हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स की ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने हमारे संविधान को बनाया, इसको सेटअप कब किया गया? तो ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया गया फ्रेंड्स 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी को। ओके, इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था कि भैया इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो भैया यहाँ पे मेंबर कौन कौन थे? सबसे पहले मेंबर तो भाई देखिए सबको पता है, चेयरमैन थे हमारे अम्बेडकर साहब। और कौन कौन से मेंबर थे? तो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, टी एम मुंशी जी थे, फिर सैयद मोहम्मद सौदुल्ला थे, एन माधव राव थे। इन एन माधव राव ने बी एल मित्तर जी को रिप्लेस किया था, जिनकी तबियत खराब थी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। फिर टी कृष्णमाचार्य जी थे, टी कृष्णमाचार्य जी, इन्होंने रिप्लेस किया था डीपी खेतान जी को, जो कि 1948 में जिनकी डेथ हो गई थी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने अलग अलग कमेटीज की प्रपोजल को लिया, पहला ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फरवरी 1948 में पब्लिश हुआ। उस पर काफी बहस हुई दोस्तों, लोगों के सामने उस ड्राफ्ट को रखा गया, लोगों से सुझाव मांगे गए, अमेंडमेंट्स मांगे गए, लोगों ने अपने सुझाव दिए जो पढ़े लिखे लोग थे। उसके बेसिस पे एक दूसरा ड्राफ्ट बना, उस दूसरे ड्राफ्ट को पब्लिश किया गया अक्टूबर 1948 में। ठीक है, उस पर बहुत दिन तक सुझाव हुए और फाइनली एंड में हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, लगभग 141 दिन बैठ के उसने काम किया था, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों। ओके, तो ये आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट। आप ये याद रखिएगा कि भैया ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन थे, इस पे एक नजर जरूर मारिएगा, क्योंकि ये जरूर आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ये चार इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई हैं। कौन कौन सी चार चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं दोस्तों? देखिए, डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डिफरेंट कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे मैं अपनी इस वीडियो खत्म कर रहा हूँ दोस्तों। आई होप आपको कुछ मीनिंगफुल यहाँ पे सीखने को मिला होगा। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं इन वीडियोस को आपके लिए लेके आऊंगा। इन द मीन टाइम आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा इतने बोलने का फायदा तभी जब ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियोस को देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।